हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम नंबर सिस्टम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज ये हमारा नंबर सिस्टम की क्लास का पहला वीडियो है। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, और वो जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे सभी बेसिक से करेंगे। तो उन्हीं में सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स था। अब उस इंट्रोडक्शन में हमारे पास नंबर क्या होते हैं, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस नंबर के क्लासिफिकेशन के बेस पर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि नंबर क्या होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? तो नंबर हमारे पास क्या होते हैं ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि नंबर क्या होते हैं। देखिए, नंबर्स हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं, जब हम किसी भी चीज को गिनते हैं, तो उसको हमने बोल तो दिया कि भैया ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 100 है, 50 है, हमने बोल तो दिया, हमने उसको बोल तो दिया, लेकिन हम उसको लिखें कैसे, हम उसको लिखकर कैसे शो करें? तो जब हम किसी भी संख्या को लिखकर शो करते हैं तो वो ही हमारे पास क्या होते हैं, नंबर होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स हमारे पास ऐसे सिंबल होते हैं जो किसी संख्या को व्यक्त करे, जो किसी हमारे पास किसी भी काउंटिंग को व्यक्त करे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भैया हमारे पास तीन चीजें हैं, तो भैया मैं 3 को लिखूंगा कैसे? तो 3 हमारे पास ये एक सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। ये नंबर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो किसी भी संख्या को जब हम काउंट करते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास नंबर कितने टाइप के होते हैं सर, तो मैंने नंबर के टाइप एक्सप्लेन करने के लिए पूरा का पूरा नंबर ट्री जो है वो बनाया है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारा जो चैनल है ज़ील फॉर मैथ्स एसएससी, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस चैनल से स्टडी कर रहे हैं एसएससी के लिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको इस वीडियो का एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। बस शर्त इतनी सी है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1-2 मिनट स्टार्टिंग में देखेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, थ्योरी तो हमें आती है, लेकिन थ्योरी कुछ ऐसी है जो कई बच्चों को नहीं आती है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ऐसे कई बच्चे होते हैं, देखिए हमारे पास इंडिया में इतनी जॉब्स तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स तो है नहीं, तो सभी की जॉब्स नहीं लग सकती, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी जॉब लगेगी। लेकिन अगर हमें मान लो कि हमें मैथ्स का बेसिक पता है तो हो सकता है हम आगे जाकर, अगर हमारे पास कोई और जो रोजगार का साधन नहीं हो, तो हम खुद भी क्या कर सकें, दूसरों को टीच कर सकें और उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा सकें। तो इसलिए आप सभी को बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास नंबर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास होता है रियल नंबर। पहला कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। क्या होती है, नंबर लाइन। ये नंबर लाइन क्या होती है, बिल्कुल बीच में ओरिजिन में होता है 0, और इसके जब हम राइट साइड में चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं, तो ये प्लस में चलता जाता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर +1 +2 +3, और ये प्लस इन्फिनिटी तक चलता रहता, प्लस अनंत तक चलता रहता। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड में चलें, मतलब बाएं भाग में चलें, तो ये माइनस में चलता रहता है, जैसे -1 -2 -3, और ये माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, संख्या रेखा इसको हिंदी में बोला जाता है।
अगर हम किसी भी नंबर को इस नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकें, अगर हम किसी भी नंबर को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें तो उस नंबर को क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। अगर हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें तो वो कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप जब भी ये वीडियो देखने बैठें तो आप अपनी कॉपी जो है आप एक नई कॉपी बनाएं, एक नया रजिस्टर बनाएं और उसमें साथ के साथ यहाँ पर क्या करते जाएं? नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप पहले इस ट्री को बना लें, फिर उसके बाद में जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी डेफिनेशंस आप लिख लें। ठीक है, तो मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन आपको क्या बताई? ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उनको क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। तो सर फिर इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? तो इमेजिनरी नंबर हमारे पास जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। इमेजिनरी नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको नंबर लाइन पर शो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो उनको क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि सर अगर इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन पर नहीं होते तो फिर इमेजिनरी हम कैसे लिखते हैं, कैसे होते हैं दिखने में? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास अंडर रूट में जब भी हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस वाले नंबर आ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा -5, अंडर रूट में क्या आ गया? स्क्वायर रूट में क्या आ गया? -5 आ गया, तो ये इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। जैसे मैंने लिखा कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस होना चाहिए, तो यहाँ लिखा मैंने -11, तो यहाँ पर रूट में क्या आ गया? माइनस आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक साइन लगाते हैं। जैसे मैंने 5 लिखा, ये तो रियल नंबर हो गया। 5 क्या है? एक रियल नंबर है, लेकिन अगर मुझे इसको इमेजिनरी बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा? इसके आई लगा दूंगा। इस आई को बोला जाता है आयोटा। आई को क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। जैसे ही 5 के साथ 5 के साथ आयोटा लगा, वैसे ही हमारे पास ये क्या बन गया? इमेजिनरी नंबर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे एसएससी के सिलेबस में है भी नहीं। एसएससी के सिलेबस में केवल और केवल किसके बारे में हम पढ़ते हैं? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रियल नंबर सर जो हमने पढ़ लिया कि जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सके वो रियल नंबर होते हैं। अब आते हैं रियल नंबर के क्लासिफिकेशन पे कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं और दूसरा हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। इसके भी हमने 2 क्लासिफिकेशन कर दिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं सर। तो जैसा कि हमने पढ़ा है छोटी क्लासेज में कि हमारे पास रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, और वहां हमारे पास P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हमने यहां पर Q की वैल्यू 1 पुट कर दी, Q की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1। Q की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो हमारे पास ये नंबर जो है वो केवल क्या रह जाएगा? P रह जाएगा, क्योंकि P/1 मीन्स क्या है? P है। तो ये नंबर हमारे पास केवल P रह जाएगा, और तब हम इस P को बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे हम इसको? इंटीजर बोलेंगे। अगर P/Q की फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो ये रैशनल नंबर है, और अगर इसी रैशनल नंबर में हमने Q की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ केवल P बचेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, मैंने लिखा 5, लेकिन हम क्या इसको 5/1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, हम 5/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 आने के कारण ये क्या बन गया? इंटीजर बन गया। जैसे मान लो मैंने लिखा सर -11 है, -11 को क्या आप -11/1 लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास अगर डिनोमिनेटर 1 हो गया तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर P अपॉन Q की फॉर्म में कोई भी नंबर होता है जिसमें P और Q इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। और रैशनल नंबर में हमारे पास दूसरे टाइप के होते हैं डेसिमल। अब सर डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर भी हम पढ़ते हैं। देखो डेसिमल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जैसे मैंने कोई एक रैशनल नंबर लिया, जैसे मैंने लिखा 1/5। अब जब आप 1 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। क्या आएगा? 0.2। तो ये जब हम डेसिमल लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। इसको डेसिमल कहा जाता है, या फिर हमारी भाषा में हम नॉर्मल क्या बोलते हैं? पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जब भी पॉइंट वाले नंबर आ जाए तो उनको क्या कहा जाता है? डेसिमल कहा जाता है। ये भी हमारे पास किसका पार्ट है? रैशनल नंबर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी डेसिमल जो बनता है वो किससे बनता है? रैशनल नंबर से ही तो बनेगा, क्योंकि जब आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे तभी तो हमारे पास पॉइंट में आएगा, और पॉइंट वाले नंबर्स को क्या कहा जाता है? डेसिमल कहा जाता है। अब सर अगर हम डेसिमल का क्लासिफिकेशन करें तो क्या होगा? तो डेसिमल का क्लासिफिकेशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हम देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा, अभी जैसे मैंने लिखा 1/5, तो मैं अगर 1 में 5 का डिवाइड करूंगा तो 0.2 हमारे पास सर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 1/8, तो आप जब 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो सर ये आ जाएगा 0.125। आएगा नहीं आएगा? जैसे मैंने लिखा जैसे मैंने मान लो 1/4 लिखा तो ये हो जाएगा 0.25। होगा या नहीं होगा? तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पॉइंट के बाद में डिवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं जाके ये जो डिवीजन है वो खत्म हो जाता है। डिवीजन जो है उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 आएगा, 8 1 जा 8 हो गया, फिर 2 0 लगाना पड़ेगा, फिर 8 2 जा 16 हो गया, फिर 4 0 लगाना पड़ेगा, 8 5 जा 40 हो गया। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए लास्ट में क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब हम इस डिवाइड को आगे नहीं कर सकते, ये खत्म हो गया डिवाइड। तो अगर हमारे पास डिवाइड खत्म हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास क्या हो गए? जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो सर अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुए? जस्ट इसका उल्टा हो जाएंगे। क्या? कि जैसे अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करें तो वो कभी खत्म ना हो। जैसे 1/3 है हमारे पास, सर आप 1 में 3 का डिवाइड करते जाओ, 0.333333 चलता जाएगा, कभी भी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन ये है तो पॉइंट में, ये है तो डेसिमल में, तो इसलिए ये हमारे पास डेसिमल का ही फॉर्म है। और अगर ये कभी खत्म नहीं होता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, तो नॉन टर्मिनेट का मतलब हो गया खत्म नहीं होना। तो जब हम किसी भी रैशनल नंबर को P/Q को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और अगर वो कभी खत्म नहीं होता है, अगर वो उसमें कभी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा क्या करें? पीछे करें, दोबारा इसको बैक करें और वापस समझें। अभी मैंने आपको क्या बता दिया? डेसिमल के 2 टाइप बता दिए, टर्मिनेटिंग जो रिमाइंडर 0 आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 ना आए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास P/Q की फॉर्म में क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब भी Q की वैल्यू 1 हो जाए तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। अब देखते हैं कि इंटीजर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए इंटीजर्स को हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटीजर्स को हम 2 टाइप से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास इंटीजर क्या होते हैं सर? तो इंटीजर नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो प्लस इन्फिनिटी तक,
और इधर -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक अगर हम चलते जाएंगे तो ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब हम बात करें कि सर ये जो माइनस वाले हैं इनको तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। इनको तो क्या कहा जाएगा, नेगेटिव इंटीजर कहा जाएगा। और नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हमने हटा दिया, इंटीजर्स में से अगर हमने नेगेटिव को हटा दिया तो बचे क्या, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बचे। 0 से लेकर कहाँ तक बचे, प्लस इन्फिनिटी, प्लस अनंत तक बचे। तो जो हमारे पास 0 से प्लस अनंत तक के नंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। जो हमारे पास इंटीजर्स में से अगर आपने नेगेटिव माइनस वाले नंबर अगर हटा दिए तो जो बचे उनको होल नंबर कहा जाता है। कि सर क्या हम होल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हम कर सकते हैं होल नंबर को भी डिवाइड। कैसे कि अगर आपने होल नंबर में से 0 को निकाल लिया, आपने होल नंबर में से किसको निकाल लिया, 0 को निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेंगे, नेचुरल नंबर बचेंगे। अगर आपने होल नंबर में से 0 को निकाल लिया तो ये जो हमारे पास 1 से लेके प्लस अनंत तक है, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, वो क्या बचेंगे, नेचुरल नंबर बचेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, इनको हम प्राकृत संख्या ही भी बोलते हैं हिंदी में। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर प्लस अनंत तक। अगर नेचुरल नंबर में आपने 0 जोड़ दिया तो ये होल नंबर बन जाता है, और अगर आपने इसमें माइनस वाले नंबर भी ले लिए तो ये इंटीजर बन जाता है। अब हम बात करते हैं, क्या सर हम नेचुरल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं नेचुरल को भी डिवाइड। तो नेचुरल नंबर्स को हमने डिवाइड किया कि एक, अगर आपने 1 को हटा दिया, अगर आपने 1 को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप के नंबर हो जाते हैं। एक तो होते हैं प्राइम नंबर और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मैंने आपको कहा प्राइम नंबर के बारे में बताएं। तो प्राइम नंबर क्या हुए सर, तो हमारे पास ऐसे नंबर जिनका फैक्टर केवल 1 और वो खुद होता है। 1 और वो खुद होता है, मतलब ऐसे नंबर जिसमें केवल 1 का और खुद का डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मैंने 3 की बात करी, 3 हमारे पास इसमें केवल 1 का 3 का डिवाइड होगा। जैसे मैंने 5 की बात करी, जैसे मैंने 7 की बात करी, जैसे मैंने 19 की बात करी, जैसे मैंने 17 की बात करी। तो ऐसे नंबर जिनमें केवल 1 का डिवाइड हो और 1 के अलावा खुद का डिवाइड हो, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब बात करते हैं सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कंपोजिट में क्या होगा, ऐसे नंबर जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। भैया यहाँ पर 1 और खुद 2 फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया और एक नंबर खुद हो गया। जैसे मैंने 17 की बात करी, तो 17 में एक तो 1 का डिवाइड हो जाएगा और एक खुद 17 का डिवाइड हो जाएगा। तो जिसका डिवाइड होता है उसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, मैक्सिमम भी 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 फैक्टर है। अगर मान लो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे मान लो मैंने 6 लिया, अब 6 में 1 का भी डिवाइड होता है, 2 का भी डिवाइड होता है, 3 का भी डिवाइड होता है और खुद 6 का भी डिवाइड होता है। इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए इसके। मतलब हमारे पास इसमें 4 नंबर्स का डिवाइड हो सकता है 6 में। तो ये 2 से ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए। तो जब हमारे पास ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर हमारे पास कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, हमने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अब क्लासिफिकेशन के अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर। कि सर इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिवाइड हो जाए। ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिवाइड हो जाए उनको इवन नंबर कहा जाता है। जैसे
मैंने कहा हमारे पास 12 है, 2 का डिवाइड हो जाएगा सर। जैसे मैंने कहा 214 है, 2 का डिवाइड हो जाएगा सर। जैसे मैंने कहा 538 है, 2 का डिवाइड हो जाएगा सर। कैसे पता चला? पता हमें चलेगा इसके इकाई के अंक से, इसका जो यूनिट डिजिट है इससे हमें पता चलेगा। अगर यूनिट डिजिट या फिर हम इसको हिंदी में कहें इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक क्या हो जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहेंगे। सम संख्याएं इनको कहा जाता है। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। बात करें सर हम ऑड नंबर की, ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्याएं कौन सी? जिनके यूनिट डिजिट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए। जैसे सर मैंने कहा 77 क्या है? ये इवन है या ऑड है? तो भैया इवन में तो 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए या फिर 2 का डिवाइड होना चाहिए। इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है। जैसे मैंने लिया 81, सर 81 में भी 2 का डिवाइड नहीं होता है, तो 81 में 2 का डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी कौन सा नंबर हो गया? विषम संख्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इवन और ओड नंबर होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। क्या बात करते हैं? को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर क्या होता है? हमने प्राइम नंबर तो पढ़ लिया, लेकिन को प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमने क्या पढ़ा? अभी पीछे याद करो। प्राइम नंबर में हमने पढ़ा ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। लेकिन सर को प्राइम क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर होते हैं बच्चे ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनमें एक को छोड़कर, किसको? 1 को, एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। कि सर जैसे मैंने लिया, एक तो ले लिया 8, एक ले लिया 15। आप अगर कहें 8 में किस किस का भाग जाता है? सर 1 का जाता है, सर 2 का जाता है, सर 4 का जाता है और सर 8 का जाता है। ये मैंने पढ़ा है कि 8 में हमारे पास ये 4 नंबर्स का भाग जाता है। अगर मैं 15 की बात करूं तो सर 15 में 1 का जाता है, सर 15 में 3 का भाग जाता है, सर 15 में 5 का भाग भी जाता है और 15 में 15 का भाग भी जाता है। मुझे बताओ अगर मैं इधर 1 को हटा दूं सॉरी, अगर मैं इधर भी 1 को हटा दूं तो हमारे पास यहां पर क्या फैक्टर बचे? 2, 4 और 8। यहाँ क्या बचे? 3, 5 और 15। मुझे बताओ 2, 4, 8 में और 3, 5, 15 में क्या कोई कॉमन है? क्या कोई समान फैक्टर है? क्या नहीं है। यहाँ पर 2, 4, 8 है, यहाँ 3, 5, 15 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई समान फैक्टर नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए हम 8 को और 15 को क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। 8 को और 15 को क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम कि हमारे पास मान लो एक है, मैंने लिया, जैसे मैंने ले लिया एक 20 ले लिया और एक 21 ले लिया। 20 के क्या क्या फैक्टर होते हैं सर? सर 20 के हमारे पास फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20। और 21 के क्या होते हैं सर? 1, 3, 7 और 21। मैंने कहा आप 1 को हटा दो, मैंने कहा 1 को आप हटा दें, तो 1 को हटाने पर क्या बचा? 2, 4, 5, 10, 20 और यहाँ बचा 3, 7, 21। क्या कोई कॉमन है क्या यहाँ दोनों में? नहीं है सर कॉमन। तो अगर कॉमन नहीं है तो 20 और 21 क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया।
ठीक है, कौन से नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, को प्राइम नंबर लिखने हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि दो या दो से ज़्यादा नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक को छोड़कर, तो आप ऐसे डेफिनेशन लिखें नोट्स में और कुछ एग्जाम्पल्स आप लिखें, मन से भी सोचें, क्योंकि आप खुद सोचेंगे तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप खुद भी सोचते रहे कि सर क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। हमने को प्राइम के बारे में पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन सा नंबर आता है, फिर आता है हमारे पास साइक्लिक नंबर। देखिए साइक्लिक नंबर बहुत शानदार है। आपने ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको साइक्लिक नंबर के बारे में पता ही नहीं है कि सर साइक्लिक नंबर होता क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। साइक्लिक नंबर क्या होता है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि सर आप हमें बताओ साइक्लिक नंबर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसे नंबर जिनको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे नंबर जिनको हम किसी भी नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो केवल उसके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, डिजिट्स चेंज नहीं होते। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे नंबर जिनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके केवल डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, कि मान लो पहले 2 आ रहा है तो वो बाद में चला जाएगा, 5 है तो वो पहले आ जाएगा, लेकिन डिजिट्स चेंज नहीं होंगे। मतलब 2 की जगह 3 नहीं आएगा, 5 की जगह 4 नहीं आएगा, डिजिट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। जो हमारे पास अंक है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 142857, ये एक साइक्लिक नंबर है। सर कैसे पता चला साइक्लिक नंबर है? मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करें आप, 2 7 2 जा 14 1 5 11 1 16 17 1 2 4 5 एंड 8 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं इसको एक बार 3 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सर क्या ये डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, डिजिट चेंज नहीं हो रहे हैं। देखते हैं। जैसे हमारे पास हो जाएगा ये 21 17 1, तो ये हो जाएगा 25 2 3 2 जा 6 और 2 8 3 4 जा 12 1 4। अब आप ध्यान से देखना है इसमें, देखो हमारे पास कौन कौन से डिजिट है, 1 2 4 5 7 8, ये डिजिट है 1 2 4 5 7 8। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी वही डिजिट है क्या? देखते हैं, 1 2 4 5 7 8 सेम है। तो यहां पर केवल डिजिट्स जो है इधर उधर हुई है, इनका जो प्लेस है, इनका जो स्थान है वो चेंज हुआ है, लेकिन हमारे पास डिजिट्स हैं वो सेम है। तो ऐसा नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करो, डिजिट्स चेंज होनी चाहिए, केवल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ 3 नहीं है, तो क्या यहाँ भी 3 है? नहीं है, क्या नहीं है ना यहाँ 3, तो नया नंबर नहीं आया, कोई भी नया डिजिट हमारे पास कोई भी नहीं आया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया तो देखना यहाँ भी 1 2 4 5 7 8, ये भी हमारे पास क्या आ गए, वापस जो डिजिट थे वो ही क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी नया डिजिट नहीं आया, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर बोलते हैं। एक बार आप ये एग्जाम्पल लिख लें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट नंबर की तरफ। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारे पास आता है सर परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? तो परफेक्ट नंबर की हम बात करें, हमारे पास ऐसे नंबर, जैसे मैंने मान लो एग्जांपल लिया 6 का, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, खुद 6 भी होता है लेकिन 6 को हम नहीं लेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगर मान लो मैंने इनको ऐड कर दिया, मैंने इन फैक्टर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये ऐड करने के बाद में कितना बनेंगे भैया, वापस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वापस क्या बन जाएंगे, ये 6 बन जाएंगे। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स को ऐड कर दिया जाए तो वापस वही नंबर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं परफेक्ट नंबर। इसके आपका होमवर्क है कि इसके 2-3 एग्जाम्पल और आप सोचें, और एग्जाम्पल सोचकर आप देखें कि हमारे पास उनको ऐड करने पर नंबर ऐसे कैसे एज इट इज आता है या नहीं आता है, तो हम क्या बोलते हैं, उनको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो क्लासिफिकेशन है नंबर्स का वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ज़ील फॉर मैथ्स एसएससी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रैक्शन नंबर्स को और डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब जैसे हमारे पास CGL मेंस में, CGL प्री में, CHSL में और उसके अलावा CPO में ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको फ्रैक्शन नंबर दे दिए, आपको भिन्न संख्याएं दे दी, आपको दशमलव संख्याएं दे दी और आपको पूछेगा कि सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट बताएं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट बताएं। तो उसकी हम बेसिक भी पढ़ेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे क्या होता है, तो आगे इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो फ्रैक्शन होते हैं उसका हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, ये एक बार आप लिख लें तो आगे मैं बढ़ूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं, फ्रैक्शन का हमारे पास ये एक रेशनल नंबर का पार्ट है। तो रेशनल नंबर का पार्ट फ्रैक्शन होता है, रेशनल नंबर का पार्ट ही हमारे पास क्या होता है, डेसिमल होता है। लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम जो भी हमारे CGL में क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए CGL में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, SSC में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, आप इसके ये हेडिंग टॉपिक डाल लें, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से हम इसको करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपैरिजन पे एक फ्रैक्शन आपको दे दिया, भिन्न संख्याएं आपको दे दी और पूछेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसको आप आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में अवरोही क्रम बोलते हैं, ये आपको पूछ सकता है। तो ऐसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखें। इसकी हमारे पास केवल और केवल 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे पास है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर मतलब जो हमारे पास हर होता है, क्या होता है, हर, नीचे वाला नंबर, अगर वो क्या हो, सेम हो, अगर वो क्या हो, सभी में सेम हो, तो क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया 2/7, 3/7, 5/7 और 6/7, ये मैंने नंबर लिए। आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर सबका हर जो है वो समान है, सबका हर समान है, 7 है, 7 है। अब हम कैसे पता करें कि कौन सा सर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप जानते हैं हम हमेशा इस फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर का डिवाइड करते हैं ऊपर वाले नंबर में। तो अगर हमारे पास जैसे जैसे ऊपर वाला नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम है, हम जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो तो चेंज हम कर ही नहीं रहे, उसको तो हम बदल नहीं रहे, तो जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो सेम है, लेकिन जिसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं हमारा जो अंश है वो अलग अलग हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो
तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं हिंदी में, अगर न्यूमरेटर बदलता जाए तो हमारे पास ये कैसे पता करें कि सर बड़ा है या छोटा है? तो बहुत इजी है, बहुत आसान है कि जैसे जैसे हमारे पास न्यूमरेटर अगर बढ़ता जाएगा तो नंबर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे मैं इसकी बात करूं कि सर 2/7 क्या होता है, तो 2/7, 2 में 7 का डिवाइड करेंगे 0.28 और फिर 5, लगभग इतना ये हमारे पास आएगा, चलता जाएगा आगे। ठीक है, अगर सर हम 3/7 को बात करें तो 0.425 के लगभग आएगा या 428 के लगभग आएगा। ठीक है, ये भी चलता जाएगा। अगर हम सर 5/7 को बात करें तो 0.714 के लगभग आएगा। और अगर हम इसको करें डिवाइड 6/7 में तो ये भी 0.857 के लगभग आएगा। तो आप देखो ध्यान से, ये 0.2 है, ये 0.4 है, 0.7 है, 0.8 है। सबसे बड़ा कौन सा है सर? 0.8 होता है सबसे बड़ा, हमने तो यही पढ़ा है। तो 0.8 अगर सबसे बड़ा है तो ये किससे बना? 6/7 से। और आपको दिखाई दे रहा होगा 6/7 में 6 सबसे बड़ा है। इनमें 2, 3, 5 और 6 में सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है। तो सर हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर हर समान होता है तो हम उसको न्यूमरेटर के हिसाब से देखेंगे। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो सबसे बड़ा होगा, अगर उससे छोटा हमारे पास 5/7 होगा, फिर इससे छोटा हमारे पास 3/7 होगा, फिर इससे छोटा हमारे पास 2/7 होगा। क्योंकि जैसे जैसे न्यूमरेटर कम होता जाएगा वैसे वैसे वो नंबर भी कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर के हिसाब से चलते हैं। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, और अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा। आसान चीज़ थी, इजी चीज़ थी, समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद में दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है कि जब न्यूमरेटर, मतलब जब हमारे पास अंश अगर समान हो जाए, क्या समान हो जाए? अंश समान हो जाए, अंश सेम हो जाए, तो क्या करें सर? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास है 11/3, हमारे पास 11/7, 11 चलिए बड़े, हम इससे बड़े लेते हैं नंबर, तो उससे ज़्यादा इजी समझ में आएगा। जैसे 11/14, 11/17, 11/12 या 11/21। ध्यान से आप देखें, सभी में डिनोमिनेटर सेम है। और अगर हमारे पास न्यूमरेटर सभी में सेम है, डिनोमिनेटर सब में अलग है, अंश सब में समान है, हर सब में अलग है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा नंबर आएगा। अगर आप बड़े नंबर का डिवाइड करेंगे तो नंबर कम आएगा। तो इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब कि अगर हम इसको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में जमाना चाहें तो कैसे जमाएंगे कि सर इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा वही है जिसका हर छोटा है, मतलब 11/14 सबसे बड़ा है। क्यों? 11/12 है यहाँ पर सबसे छोटा, तो ये 12 सबसे छोटा है। अगर नीचे सबसे छोटा नंबर है और ऊपर अगर सभी में समान है तो वो सबसे बड़ा होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास हर छोटा है तो वो नंबर बड़ा होगा। अगर इससे छोटे नंबर की बात करें तो हमारे पास 11/12 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 14। फिर देखेंगे 14 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 17। फिर देखेंगे 17 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 21। तो ये हमारे पास अवरोही क्रम हो गया, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ये सबसे छोटा। तो ये हमारे पास क्या होता है जब न्यूमरेटर क्या हो? हमारे पास समान हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस कौन से करवाऊंगा? जो हमारे पास एसएससी पूछ चुका है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाऊंगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि सर हमारे पास न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश
और हर में, अंश और हर में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 3/5, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 7/9, मैंने यहाँ लिया 19/21 एंड 39/41। मान लो मैंने ये एग्जाम्पल लिया। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर ना तो अंश समान है, ना यहाँ पर हर समान है, कोई भी समान नहीं है। यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ न्यूमरेटर सेम है, लेकिन यहाँ ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तब हम कैसे पता लगाएं? तो जैसे हमारे पास, अगर हम इसके बेसिक मेथड की बात करें, तो सबसे पहले बेसिक मेथड की अगर हम बात करेंगे, तो बेसिक मेथड में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। इन सभी का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। इनका एलसीएम आप फाइंड करो, बहुत बड़ा हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के बाद में फिर और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो हम एलसीएम से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। उसका कैसे पता लगाएंगे कि सर हम यहाँ देखेंगे इनका डिफरेंस। क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। देखो 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है सर, 2 का। 7 और 9 में डिफरेंस कितने का है सर, 2 का। 19 और 21 में सर डिफरेंस कितने का है, 2 का। और 39 और 41 में भी सर डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो सर हमने देखा सभी के अंदर अंतर क्या है, समान है। सभी के अंदर अंतर समान है, तो हम कैसे पता लगाएं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अगर आपको एक चीज पता करनी है और बहुत जल्दी हमें फाइंड करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, अगर अंतर समान है, तो आपको क्या देखना है, आपको केवल न्यूमरेटर देखना है। आपको केवल क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है। आपको न्यूमरेटर देखना है। आपको देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। आपको देखना है इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो हमारे पास सबसे छोटा 3/5 है सर, तो 3/5 सबसे छोटा हो जाएगा। सर इससे बड़ा कौन सा है, 7/9 है सर, तो इससे बड़ा 7/9 हो जाएगा। सर इससे बड़ा कौन सा है, सर इससे बड़ा हमारे पास 19/21 है, और सबसे बड़ा हमारे पास 39/41 है। तो अगर हमारे पास क्या है, अंतर समान है। अगर हमारे पास अंतर समान है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, हम न्यूमरेटर के हिसाब से देखते हैं। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो छोटा हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें स्मॉलेस्ट बताएं, तो स्मॉलेस्ट 3/5 हो गया, और लार्जेस्ट बताएं तो लार्जेस्ट 39/41 हो गया, 39/41 हो गया। तो आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी। जब हमारे पास इनका अंतर समान होता है, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो नंबर भी बड़ा हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर छोटा है, अंश छोटा है, तो वो नंबर भी छोटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर चलो अंश में और हर में, अंश और हर का जो अंतर है वो भी अगर समान नहीं हो, तब क्या करें सर, ये भी क्या हो, समान नहीं हो, नोट सेम हो, तब हम क्या करें सर। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सर ये तो 4/5 हो गया, 7/11 हो गया, मैंने फिर ले लिया 15/19, 15/19 नहीं लेंगे हम, 15/22 मैंने ले लिया। फिर उसके बाद में मान लो मैंने 2/7 ले लिया। अब क्या करें सर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अब इनके अंतर को देखते हैं। अंतर को देखो आप कि सर यहाँ पर तो 1 का अंतर है, सर यहाँ पर 4 का अंतर है, सर यहाँ पर 7 का अंतर है, सर यहाँ पर 5 का अंतर है। अंतर दिखाई दे रहा है सभी को। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ये 1 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस, ये 7 का डिफरेंस और ये 5 का डिफरेंस। बस डिफरेंस से ही हम पता लगा लेंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसमें क्या होता है, थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा होगा। सॉरी, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा होगा, और जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे
बड़ा होगा। जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा होगा, जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे बड़ा होगा। तो देखो सबसे कम डिफरेंस किसका, 4/5 का, तो 4/5 सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद में छोटा है, 1 से बड़ा कौन सा है, जस्ट 4, तो 7/11 हो गया। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 2/7 हो गया। फिर सबसे छोटा हमारे पास 15/22 हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? अरे अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो एसएससी में आ चुके हैं। मैं कम से कम आपको 8-10 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एसएससी में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, फ्रैक्शंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा के देखना, वहां पर आपको पूछेगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा। मेंस में भी आते हैं ये क्वेश्चंस, एसएससी सीजीएल मेंस में भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछे। तो ये 4 रूल आपको पता होने चाहिए। एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो नंबर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर अगर सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा होगा, और अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो छोटा होगा। कौन सी कंडीशन, जब डिनोमिनेटर सेम हो। अगर सर न्यूमरेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, तो सर इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। अगर हमारे पास न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। अगर सर दोनों अलग अलग हों तो हम उनका डिफरेंस देखते हैं कि अगर डिफरेंस सभी का सेम है तो सभी का डिफरेंस सेम होने पर हम केवल न्यूमरेटर को देखेंगे, हम केवल अंश को देखेंगे कि सर अगर अंश सबसे बड़ा है तो वो नंबर भी सबसे बड़ा होगा, अगर हमारे पास अंश सबसे छोटा है तो वो नंबर भी सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास ये हो गया जब दोनों अलग अलग हो। अब हमने देखा कि सर अगर मान लो कि हमारे पास डिफरेंस भी चेंज हो गया, सबका डिफरेंस भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो डिफरेंस चेंज होने पर हमें क्या देखना, हमने देखा डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 4 है, डिफरेंस 7 है और यहाँ पर डिफरेंस 5 है। तो आपको क्या करना है, जो जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे बड़ा, जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा, जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे बड़ा, जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा होगा। तो ये हमारे पास होते हैं फ्रैक्शन को कंपेयर करने के 4 तरीके। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ मेरे पास ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो जो आपकी स्क्रीन होगी उस स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आते रहेंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस यहाँ लिखूंगा वैसे वैसे आपके स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस देखें और उनका आंसर करने की कोशिश करें। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं तो इन क्वेश्चंस को मैं करवाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आप 1/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, सॉरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, माफ करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास 7/6, 7/9, 4/5 एंड 5/7। इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है, और ये क्वेश्चन है CGL 1999 का। 1999 का ये क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, लेकिन अभी के नए क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है सबसे पहले। तो मैंने देखा कि यहाँ पर सर हमारे पास न्यूमरेटर भी सबका अलग है, डिनोमिनेटर भी सबका अलग है, लेकिन आप ध्यान से इसको देखना। सबसे पहले मैं 6/7, 7/6 की बात करूँ तो 7/7 में 6 का जब आप भाग देंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन जब आप इनमें सभी में डिवाइड करेंगे, जब आप इन सभी में डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर, इनका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये 0 पॉइंट और कुछ डिजिट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होने के कारण ये 1 पॉइंट आएगा। तो ये 1 पॉइंट, तो ये तो हमारे पास सबसे बड़ा हो गया, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, हमें बताना क्या है, सबसे छोटा बताना है। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब हमारे पास बचे ये तीनों,
इन तीनों को कैसे पता लगाए, तो जैसे मैंने अभी बताया कि सर इनका डिफरेंस देखो, तो मैंने डिफरेंस देखा कि सर 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है। तो मैंने देखा कि सर हमारे पास डिफरेंस क्या है, 2 का तो सेम है, 1 का अलग है। तो मैंने अभी आपको एक रूल बताया, क्या बताया कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो तो बड़ा है। तो सबसे कम डिफरेंस किसका, 1 4/5 का, तो ये तो बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा ये था ही हमारे पास 7/6। ठीक है, तो जिसका डिफरेंस सबसे कम था वो तो सबसे बड़ा हो गया तीनों में। अब हम बात करते हैं जिनका डिफरेंस सेम होता है तो क्या करते हैं। तो रूल नंबर 3 अभी मैंने बताया आपको, जब डिफरेंस सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो नंबर भी बड़ा होगा, और अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो नंबर भी छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो 7/9 बड़ा है और 5/7 छोटा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 5/7। आपको इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप तुरंत इसको कर लोगे तो 5/7 हमारे पास आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस से हमें तुरंत पता चलेगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, 9/13, 17/26, 28/29 और लास्ट है 33/52। इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, और ये भी हमारे पास आया है CGL 1999 में, ये भी 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जैसा अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में तो क्या होता है, हमें इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम से तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, क्योंकि एलसीएम बहुत बड़े बड़े नंबर है तो एलसीएम भी बड़ा होगा, तो हम उससे नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हमारा जो समय है, हमारा टाइम है वो ख़राब होगा। तो सर शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखना, मैंने कहा डिफरेंस फाइंड करो, क्योंकि इसमें ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका डिफरेंस मैंने देखा सर 4 है, इसका डिफरेंस मैंने देखा सर 9 है, इसका डिफरेंस मैंने देखा, इसका अंतर, इन दोनों का अंतर देखा सर 1 ही है, और इनका अंतर देखा मैंने 17 और 2 19 हो गया। सर मैंने डिफरेंस निकाल लिया, अब कैसे पता करूं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपको पता करना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो मैंने आपको एक चीज़ कही, जो डिफरेंस सबसे छोटा है वो नंबर सबसे बड़ा होगा। आपसे ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। आपको ऑप्शन में मान लो आरोही क्रम अवरोही क्रम में दे दिया, तो आपको ये भी बनाना आना चाहिए। जो डिफरेंस सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो गया। देखो इससे छोटा कौन, इससे बड़ा कौन सा हो गया, 9/13। फिर इससे बड़ा कौन सा हो गया, 17/26। फिर इससे बड़ा कौन सा हो गया, 33/52। बड़ा मतलब ये छोटा होता जा रहा है, बड़ा मैंने डिफरेंस के लिए बोला है। तो यहाँ पर जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33/52। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आगे जो है और एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, CGL के ही हमारे पास या फिर CHSL के क्वेश्चन्स होते हैं तो वो भी मैं करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखें आप ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है 8/15, 14/33, 7/13, 11/13, 7/13 एंड 11/13। ये हमारे पास है बच्चों CGL 2002 का। CGL 2002 का है क्वेश्चन। मैंने आपको कहा कि आप इसका डिफरेंस फाइंड कर लें। सर इसका डिफरेंस 7 का है, सर इसका डिफरेंस 19 का है, सर इनका डिफरेंस 6 का है, और सर इसका डिफरेंस 2 का है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला, तो सबसे कम डिफरेंस किसका है सर, 11/13 का सबसे कम डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा नंबर यही हो जाएगा, क्योंकि जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। फिर इससे जस्ट बड़ा 17 बड़ा मतलब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर 8/15 और फिर हमारे पास हो जाएगा 14/33। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछे या लार्जेस्ट पूछे तो आपको पता चल जाएगा, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा इनमें और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आया होगा समझ में, उम्मीद है।
आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास और एक क्वेश्चन है, मैं आपको देखिए अगला हमारे पास, जैसा कि CGL टायर 2 में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, जैसे 2/3, 3/5, 11/15। अब आपको इसको क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है, या अवरोही भी आपसे पूछ सकता है। ये है क्वेश्चन मेंस 2016 का, मेंस 2016 का SSC CGL मेंस 2016 का। तो इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना है। तो मैंने आपको कहा इनका अंतर देखो भाई, इनका अंतर हमने देखा सर 2 और 3 का अंतर 1 होता है, 3 और 5 का अंतर 2 होता है, 11 और 15 का अंतर 4 होता है या नहीं होता है। अब मैंने ये भी आपको कहा कि जिसका अंतर सबसे कम वो सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3/5, फिर उसके बाद में 11/15। तो ये मैंने जमा दिया अवरोही क्रम में, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। समझ में आया नहीं आया आपको? ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को लिख लें। ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये अभी भी मेंस में आते रहते हैं। ठीक है, आगे मैं जो है आपको डेसिमल्स के बारे में करवा देता हूँ। डेसिमल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वैसे अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल आगे जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे, CISI पढ़ेंगे, तो उनमें अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा काम में आता है डेसिमल। तो डेसिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स पढ़ते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो देखना ध्यान से, इसका कोई नहीं है, एक रूल हमारे पास है कि आप डेसिमल के बाद जो अंक है, अंकों की संख्या लिख देता हूं मैं, अंकों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर नहीं भी दे रखा तो आप खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास है सर 0.9, 0.90, 0.09 और ये हो गया 0.009। ठीक है, मुझे बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो मैंने आपको कहा पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट के बाद जो अंकों की संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, वो सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक ही अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो सबसे ज़्यादा कितने हैं, 3। तो मैं यहाँ भी 3 बना दूंगा, मैंने यहाँ 0 लगाया, यहाँ भी 3 बना दूंगा, यहाँ 0 लगाया, यहाँ भी 3 बना दूंगा, तो यहाँ पर 2 0 मैंने लगा दिए। ठीक है, तो आप देखेंगे अब पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा, पॉइंट के बाद आप देखो ये 900 हो गया, ये 900 हो गया, ये 90 हो गया और ये 9 हो गया। तो मुझे बताओ सबसे छोटा कौन सा है, 9 होता है सर, हम जानते हैं। इससे बड़ा कौन सा है सर, इससे बड़ा 90 होता है, हम जानते हैं। सर इससे बड़ा कौन सा है सर, इससे बड़ा ये होता है। और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि 900 मतलब 0.9 0.9 दो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल तो बहुत इजी होते हैं। आपको करना क्या है, पॉइंट के बाद जितने भी अंकों की संख्याएं हैं उनको समान बनाना है। यहाँ पर 3 अंक थे सबसे ज़्यादा, तो मैंने यहाँ भी 3 बना दिए, यहाँ भी 3 बना दिए, यहाँ भी 3 बना दिए, और लेना केवल 0 है। 0 से 0 के अलावा और कुछ मत ले लेना, तो आपको 0 ही लेना है। 0 से ही आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को, उसकी जो अंकों की संख्याएं हैं वो समान कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हमारे पास है एक जो एग्जाम में आ चुका है हमारे पास। इसने पूछा कि बताएं इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ये है क्वेश्चन आपके पास। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारे पास नन था, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है CGL 2000 में। ये CGL 2000 में क्वेश्चन आया। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो आप पॉइंट को हटा दो, क्योंकि सब पॉइंट के बाद डिजिट सेम है। तो सर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 12 हो गया, ये 123 हो गया, ये 111 हो गया। तो हम जानते हैं सर 12 छोटा होता है
फिर उससे बड़ा हमारे पास 111 होता है, फिर उससे बड़ा हमारे पास 123 होता है। तो ये हमने अरेंज कर दिया। आपको सबसे छोटा पूछा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा पूछा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब मैं आपको करवाने वाला हूं जो हमारे दूसरा टॉपिक था, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है वो भी आप समझें। तो ध्यान रखना, फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का, हिंदी में इसको बोलते हैं हम स्थानीय मान और इसको बोलते हैं जातीय मान। ठीक है, जैसे मैंने मान लो कोई नंबर लिया, मैं यहां पर नंबर ले लेता हूं 725148। तो हमें सभी डिजिट्स का क्या लिखना है, स्थानीय मान और जातीय मान लिखना है 725148। तो सबसे पहले देखो, फेस क्या होता है, जाति क्या होती है, सबकी सेम होती है। फेस सभी का सेम होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर फेस तो ऐसे के ऐसे रहेगा, फेस वैल्यू जो है वो ऐसे के ऐसे रहेगी। लेकिन अगर हम प्लेस की बात करें कि आप जहां पर जाओगे आपका प्लेस भी चेंज होता जाएगा, आप जहां पर जाओगे आपका प्लेस भी चेंज होता जाएगा, आप जहां पर जाओगे आपका स्थान भी चेंज होता रहेगा। तो स्थानीय मान का कैसे पता करें सर? तो सर जो हमारे पास इकाई का अंक है वो तो ऐसे कैसे रहता है, दहाई के अंक के हम आगे एक जीरो लगा देते हैं। या फिर आप ऐसे समझो कि जैसे मुझे 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना, तो 4 के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, तो 4 के बाद में उस अंक को हटा के क्या लगा दो, 0 लगा दो। सर मुझे 1 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान याद करना है, 1 के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, तो 1 के बाद 2 0 लगा दो। सर 5 के बाद 3 अंक है, तो 5 के बाद 3 0 लगा दो। सर 2 के बाद 4 अंक है, तो 4 0 लगा दो। और जब सर 7 के बाद 5 अंक है, तो 5 0 लगा दो। ये हमारे पास हो गया प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू काम कहां पर आएगा, तो प्लेस वैल्यू हमारे पास आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। प्लेस वैल्यू कहां काम आएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि इस वीडियो में हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी कवर करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, कोई भी नंबर कैसे बनता है। जैसे मैंने लिखा सर 123 को कैसे बनाया हमने, तो हमने कहा कि सबसे पहले मैंने 100 लिया, फिर मैंने कहा उसके बाद 20 लिया, फिर 3 लिया। तो इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 72058 कोई नंबर है, तो सर ये नंबर कैसे बनाया कि सर मैंने सबसे पहले तो 70,000 लिया, फिर उसके बाद में मैंने 2000 लिया, फिर उसके बाद में 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, फिर मैंने 50 लिया और फिर 8 लिया। तो ध्यान से आप देखना, ये प्लेस वैल्यू ही तो है, ये प्लेस वैल्यू ही तो है, ये सभी क्या है, प्लेस वैल्यू है, ये सभी प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू से ही क्या बनती है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनती है। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे जाके हमारे पास डिविजिबिलिटी वाले रूल्स को समझने में काम आएगी। डिविजिबिलिटी रूल्स के जो जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं उनको समझने में ये एक्सपेंडेड फॉर्म काम आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था हमारा पहला वीडियो। अगर ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट क्लास आपको अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई, अगर आपको कुछ समझ में आया, तो आप हमारे इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा जो चैनल है जील फॉर मैथ्स SSC, इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिक से है बिल्कुल, और बेसिक से अगर आप एक एक चीज़ करते जाएंगे ना, तो गारंटी के साथ मैं आपको
कहता हूँ, दावे के साथ आपको मैं कहता हूँ कि आप चाहे एसएससी सीजीएल दे, सीएचएसएल दे, सीजीएल मेंस दे, सीपीओ दे, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम अगर देंगे और तो और बैंक के और रेलवे के एग्ज़ाम भी अगर आप देते हैं तो उनमें भी 100% आपको एडवांटेज मिलेगा इन लेक्चर्स का। तो आप इन वीडियो का केवल देखें नहीं, आप एक कॉपी बनाएं और उस कॉपी में लगातार नोट्स भी लिखते जाएं, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्लास हो गई ख़त्म। अब हम दूसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट के बारे में और लास्ट 2 डिजिट के बारे में। और यूनिट डिजिट से पढ़ने से पहले मैं आपको अंकों के बारे में बताऊंगा कि अंकों के बारे में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अंकों के बारे में हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।